तो नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। अब आपको मैंने बताया कि एल्कीन की स्टेबिलिटी का मतलब बेसिकली क्या है, एल्कीन के पास जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसी का स्टेबिलिटी चेक करना है। क्योंकि अगर एल्कीन ने अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लूज कर दी तो वन स्टेबल हो जाएगी, यानी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर एल्कीन को अप्रोच करता है और वो उसके पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट कर लेता है तो एल्कीन अनस्टेबल बोल देंगे। तो इसका मतलब अगर एल्कीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपनी जगह से डीलोकलाइज कर जाए, मतलब मूव कर जाए, तो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फिर एफर्ट मानना पड़ेगा कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेना है। ये तो टेक्निक है। तो अब आपको मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में सिखाया था कि या तो वैकेंट पी ऑर्बिटल के थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करती है या पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर जाती है। तो अगर एल्कीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन और हाइड्रोजन की सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करा दे तो क्या होगा, जहां से पाई बॉन्ड की लोकेशन थी वो चेंज हो जाएगी, तो एल्कीन रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। ऐसे तो होगा, जितना ज्यादा मूवमेंट होगा यानी जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी बार एल्कीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव कर जाएगी, तो उतनी ही ज्यादा हम एल्कीन की स्टेबिलिटी बोलेंगे। यही पॉइंट आपको सबसे पहले लिख लेना है, अदरवाइज ऑब्वियस भी है, लिखना है तो लिखो फटाफट। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में टर्म लिखेंगे मोर द नंबर ऑफ अल्फा एच का फंडा पता है, एल्कीन को मार्क करते हैं, उसके बाद एडजेसेंट कार्बन को फर्स्ट कार्बन मार्क करते हैं, उस पर जितने एच होते हैं दैट इज रिफर्ड एज अल्फा एच। So more the number of alpha H, more is the number of hyperconjugating structures and more is the stability of alkene. More the number of alpha H, more is the number of hyperconjugating structures and more is the stability of alkene. और अगर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर सेम आ जाएंगे तो जिसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा उस एल्कीन को ज्यादा स्टेबल मान लेंगे। तो दूसरे पॉइंट में लिख लो, इफ नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आर सेम कंपेयर विद द स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, मींस अगर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है तो एल्कीन ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। और उसके बाद एक क्वेश्चन लिख लीजिए, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एल्कीन्स, ये आपको कंपेयर करके दिखाना है। तो अब देखो इन एल्कीन्स की स्टेबिलिटी मुझे मार्क करनी है, तो आई विल मार्क देम फर्स्ट, बार बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आई विल मार्क इट ए, दिस इज लेट्स से बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ एंड दिस इज जी। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो या तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन होगा या इसका सबसेट होगा। सबसेट का मतलब इनमें से कोई 3-4 कॉम्बिनेशन पकड़ लिया और पूछ लिया। तो मैं आपको एक ही बार में सारे केस सिखा रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर कंपैरिजन सीख जाओ। तो पहला स्टेप क्या होगा, मैंने आपको सिखाया कि पहले नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट करो। सो बिगिन विद नंबर ऑफ अल्फा एच। पहले वाले एल्कीन से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो उसके पास 0 अल्फा एच है, दूसरे वाले एल्कीन के पास 3 अल्फा एच, तीसरे वाले एल्कीन के पास 6 अल्फा एच, देन इट इज अगेन 6 अल्फा एच, after that again 6 alpha H, then it is 9 alpha H and then it is 12 alpha H। पहले C डबल बॉन्ड C मार्क करो, उसके बाद जो एडजेसेंट कार्बन है वो फर्स्ट कार्बन काउंट करना है। पहले वाले एल्कीन में कोई फर्स्ट कार्बन नहीं है तो यहाँ पे 0 अल्फा H हो गया। दूसरे वाले केस में देखो एक कार्बन है, फर्स्ट वाला कार्बन दिख रहा है, कौन सा वाला बोलो, ये वाला। कितने अल्फा H हो गए, 3, तो 3 अल्फा H। उसके अगले वाले केस में देखो ये 2 अल्फा H कार्बन हो गए, टोटल अल्फा H 6। उसके अगले वाले में भी सिमिलरली 6 अल्फा H, फिर से 6 अल्फा H, 9 अल्फा H, 12 अल्फा H। बोलो ये सबको समझ में आ रहा है। अल्फा कार्बन मार्क कर लो, यहाँ पे देखो ये 2 अल्फा कार्बन है, इनके पास 3-3 H है। यहाँ पे ये देखो 2 अल्फा कार्बन है, 3-3 H है। यहाँ पे देखो 3 अल्फा कार्बन है, 9 अल्फा H, और यहाँ टोटल देखिए 12 अल्फा H। तो एज पर रूल जिनके पास अल्फा H ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे मैं कंफर्टेबली बता सकता हूँ इसमें जो सबसे स्टेबल एल्कीन है वो जी है। बोलो, जी के बाद एफ, इसके बाद सी डी और ई में डाउट हो रहा है क्योंकि तीनों में 6 अल्फा एच है, और लास्ट में बी और ए है। तो अब देखो आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि आपको सी डी कंपेयर ही ना करना पड़े, ऑप्शन में ऐसे सेट हो के सी डी का कंपेरिजन करना ही नहीं पड़ रहा, हाईएस्ट और लोएस्ट भी चेक कर लिया तो भी सवाल हो जा रहा है। तो हर बार ऐसा नहीं होता है कि मैं हर बार बहुत हैवीली पेन लेके ही सवाल सॉल्व करना है, डायरेक्ट ट्रिक से भी कई बार सवाल सॉल्व होगा। तो आपने पहले नंबर ऑफ अल्फा एच जरूर काउंट करना है, हो सकता है आपका सवाल इतने से ही सॉल्व हो जाए, बिकॉज टाइम इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट योर क्वेश्चन पेपर। तो हो सकता है कि आप केवल नंबर ऑफ अल्फा एच निकाल के सॉल्व कर ले जाओ, लेकिन नो डाउट एडवांस वाले लोग सी डी जरूर कंपेयर कराएंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। तो आप उसको अगले केस में समझना है। तो क्या करना पड़ेगा सी डी के लिए, सी डी और ई का कम से कम एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर लिखो, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा एच सेम आ गए। तो कैसे कंपेयर करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो आपको सी डी और ई का एक एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर लिखना है और फिर उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। तो पहले एक बार हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर लिखिए,
चलो तो पॉइंट समझ में आया। तो हमने सबसे पहले चेक कर लिया कि जी सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन एफ है, सी डी ई में डाउट है क्योंकि सबके नंबर ऑफ अल्फा सेम है, देन बी और ए आएगा। इतना ऑर्डर तो डायरेक्ट पता चल गया। कई बार ऑप्शन से भी काम चल सकता है, तो आप इतने ही डेटा से भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। बट इसके बाद अगर हमने फर्दर सी डी और ई चेक करा, तो देखो हमने एल्कीन सी, एल्कीन डी और एल्कीन ई, इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने इनके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर लिखे। तो देखो एल्कीन सी का जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है उसमें देखो 1 डिग्री पोजीशन पे कार्बन आयन आ रहा है, इसमें 2 डिग्री पोजीशन पे कार्बन आयन आ रहा है, और उसमें भी 2 डिग्री पोजीशन पे कार्बन आयन आ रहा है। कौन ज्यादा स्टेबल हुआ बताओ? कार्बन आयन किस पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल होता है? 1 डिग्री पे। क्यों ऐसा? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट कम लग रहा होता है वहां पे। कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी का कोई रिलेशन नहीं होता है। आपको बताया था कार्बन आयन स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट से देखते हैं, रेडिकल स्टेबिलिटी और कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से देखते हैं। यहाँ पे कार्बन पे माइनस चार्ज आ रहा है, तो केवल क्या हो रहा है, यहाँ से एक जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है ये प्लस आई करेक्टर अप्लाई कर रहा है, यहाँ से एक CH3 ये अप्लाई कर रहा है। बट जो पहला वाला CH3 है वो CH2 से दूर पे है, तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट कम काम करेगा, तो माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो जो सेकंड और थर्ड वाला है वो बराबर स्टेबिलिटी के हैं, और जो फर्स्ट वाला है वो ज्यादा स्टेबल है। अब कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल हो गया, उससे ज्यादा ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल हो गई। तो अब ये कंफर्म पता चल गया कि सी जो है वो डी और ई से ज्यादा स्टेबल है। अब मामला फंसा डी और ई में। तो डी और ई में देखो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर भी सेम है, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी सेम है, यानी विद रिस्पेक्ट टू पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो एक ही जैसी स्टेबिलिटी कैरी कर रहे हैं। अब एक और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचती है, दैट इज सिग्मा। वो कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? डाइपोल मोमेंट से। तो अब अगर हम देखेंगे तो जो ट्रांस एल्कीन है उसका डाइपोल मोमेंट 0 आएगा, यानी उसके ऊपर नेट पोलैरिटी 0 है। लेकिन जो सिस एल्कीन है उसकी नेट पोलैरिटी 0 नहीं है। तो सिस एल्कीन क्या कर रहा है, अपने ऊपर चार्ज दिखा रहा है। पोलैरिटी मतलब क्या होता है? चार्ज दिखा रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्शन ज्यादा दिखेगा। भाई एक चार्ज स्पीसी को चार्ज स्पीसी जल्दी दिखाई देगी कि न्यूट्रल स्पीसी जल्दी दिखाई देगी? चार्ज वाली। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो सिस एल्कीन को जल्दी अप्रोच करेगा देन ट्रांस एल्कीन। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? ट्रांस। तो ट्रांस एल्कीन सिस एल्कीन से ज्यादा स्टेबल हो गई। तो इसका मतलब हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर सी डी में क्या बन गया? सी सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, फिर ई स्टेबल हो गया, फिर डी स्टेबल हो गया। समझ आया? ओके। हमारा फाइनली एल्कीन स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया GFCEDBA। ऑर्डर हुआ, पहले अल्फा एच चेक करना है, फिर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी चेक करनी है, और फिर पोलैरिटी चेक करनी है। 3 स्टेप है, ऑर्डर नहीं बदलना है, इसी ऑर्डर में चेक किया जाता है। तो एल्कीन स्टेबिलिटी आप ऐसे चेक कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे, दिस इज रेजोनेंस। ये हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे सीखा था। आपको बताया था अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं और उनमें से कोई भी एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता है तो उसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। फिर जो रेजोनेंस उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के बेसिस पे कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं, उसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, और इस फिनोमेनन को रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। इसी जैसा एक कॉन्सेप्ट हमारे ऑर्गेनिक में इन्वॉल्व होगा जिसको हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। तो वो थोड़ा सा टेक्निकली डिफरेंस है, अभी 1 मिनट में आपको सिखाता हूँ। बेसिक लॉजिक वही है। तो यहाँ पे भी रेजोनेंस में क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, अगर आपको याद हो तो। रेजोनेंस के टाइम पे क्या करते थे, एक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मूव करा के अलग अलग स्ट्रक्चर्स लिख देते थे, वहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ भी लिखा जा सकता था, ठीक है। तो वो रेजोनेंस का जो कॉन्सेप्ट हमने बॉन्डिंग में सीखा था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी, उनके कंपैरिजन, है ना, कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सारा फिनोमेनन इनऑर्गेनिक वाला है, वो आपको पता है। अब उसी का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं जिसको रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। तो वो क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा, रेजोनेंस और मीजोमेरिक में इफेक्ट में एक स्लाइट डिफरेंस है। रेजोनेंस तो हम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए देख सकते थे जहाँ पे एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो और उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते थे। बट मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट जो होगा वो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से करेंगे, और उससे उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी या उसके फीचर्स में कोई फर्क पड़ना चाहिए, तब हम इस चीज को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो वही लिखा लिया रेजोनेंस वाला जो हम लोगों ने पहले लिख रखा था। तो हमने लिखा रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट। ध्यान रखना है रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट का थोड़ा सा डिफरेंस होता है रेजोनेंस से भी, 1 मिनट में समझा रहा हूँ, बट पहले टेक्निकल टर्म समझ लेना है। सो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इसको हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे, एक पॉइंट। और ये सबसे डोमिनेटिंग इफेक्ट होगा, तो अगले पॉइंट में लिखो, इट इज मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट, इट इज मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट as pi electron density is loosely bonded, as pi electron density is loosely bonded.
ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लूजली बॉन्डेड। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से, तो जैसे सपोज करो मैं आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के दूं सबसे पहले, तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से मूव कर रही है, यहाँ से मूव कर रही है और यहाँ से मूव कर रही है, तो इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो देखो इसको हम लोग रेजोनेंस तो बोलेंगे, बट ये मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं है, ये आपका रेजोनेंस तो है बट नॉट मीजोमेरिक इफेक्ट। क्यों ऐसा? क्योंकि ये कोई इफेक्ट नहीं अप्लाई कर रहा, अपने मॉलिक्यूल में ही बस केवल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज कर रहा है, तो रेजोनेंस तो है बट इसके पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने से किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी ग्रुप के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब क्या करना होता है कि अगर हमने एक sp2 हाइब्रिड कार्बन या एक ग्रुप कनेक्ट करा इसके साथ, जिसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाए इसके ऊपर, तो जैसे ये हमारे पास बेंजीन है, इसके ऊपर हमने एक ग्रुप जी अप्लाई करा, तो इस ग्रुप जी को हम लोग बोलते हैं मीजोमेरिक ग्रुप। यानी कि इस ग्रुप का पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर अगर इम्पैक्ट आने लगेगा तो फिर हम लोग उसको मीजोमेरिक इफेक्ट बोलने लगेंगे, तो उसको मीजोमेरिक ग्रुप बोलते हैं। और ये मीजोमेरिक ग्रुप में क्या होना चाहिए, या तो इसके पास लोन पेयर होना चाहिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इन्वॉल्व करेगी, सो कंटेन्स लोन पेयर और पाई बॉन्ड। तो या तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इसके पास या फिर लोन पेयर होगा जो डीलोकलाइज करके आगे इन्वॉल्व होगा। तो जैसे मैंने आपको रेजोनेंस के टाइम पे नाइट्रोबेंजीन और बाकी सबके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिखाए थे, तो एक बार वो जरा यहाँ पे ड्रॉ करिए आप। तो अब देखो हमने जैसे फिनॉल के केस में इस चीज को नोटिस करा, तो फिनॉल में देखो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बेंजीन के साथ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ डीलोकलाइज हुआ। डीलोकलाइज होने की वजह से देखो इस पोजीशन पे माइनस चार्ज आया, इस पोजीशन पे माइनस चार्ज आया और इस पोजीशन पे माइनस चार्ज आया। तो इस OH ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो इसका इफेक्ट दिखना स्टार्ट हुआ। तो अब इसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलेंगे। केवल बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज हो रही थी तो वो केवल रेजोनेंस था। तो अब यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो क्या है, मीजोमेरिक ग्रुप है। यहाँ पे रेजोनेंस भी है क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज भी हो रही है, और मीजोमेरिक इफेक्ट भी है क्योंकि उस इफेक्ट से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी पोजीशन पे बढ़ रही है, तो ये नोटिस में आ रहा है। अंतर समझ में आया? क्लियरली समझ में आया? तो मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस में थोड़ा सा अंतर है जो आपको समझ में आया ना, मतलब डीलोकलाइजेशन वजह से अगर कोई इफेक्ट आ रहा है, कोई चीज चेंज हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स में दिख रहा है आपको इफेक्ट, तो उसको मीजोमेरिक इफेक्ट बोलने लग रहा है। तो उसके लिए नॉर्मली मीजोमेरिक इफेक्ट कब आएगा, जब कोई ना कोई ग्रुप लगा होगा जो उसमें कुछ चेंज कर रहा होगा। पॉइंट समझ में आया? तो मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस में बहुत थोड़ा सा अंतर है। अगर उसका इफेक्ट नहीं दिखाई देगा तो इट इज सिंपली रेजोनेंस, इफेक्ट दिखाई देगा तो मीजोमेरिक इफेक्ट। और मीजोमेरिक इफेक्ट के लिए नॉर्मली कोई ना कोई ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे इस स्ट्रक्चर में देखो तो हमारा OH ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ा रहा है, तो इस OH ग्रुप को हम लोग मीजोमेरिक ग्रुप बोलेंगे। So this is referred as mesomeric group। और जब मेसोमेरिक ग्रुप आ जाएगा तो यहाँ पे रेजोनेंस भी है और रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट भी है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट भी है यहाँ पे और रेजोनेंस तो है ही डिफॉल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेसोमेरिक इफेक्ट देखना है तो रेजोनेंस होना तो कंपलसरी है, लेकिन रेजोनेंस के लिए मेसोमेरिक इफेक्ट होना कंपलसरी नहीं है। तो मतलब ऐसा केस पॉसिबल है जहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन अगर मेसोमेरिक इफेक्ट होगा तो रेजोनेंस जरूर होगा। समझ गए? तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के ऊपर बढ़ाने और घटाने से प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट लिखते थे, वैसे ही मेसोमेरिक इफेक्ट में भी दो तरीके के इफेक्ट आएंगे। अगर मेसोमेरिक ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो हम उसको प्लस एम इफेक्ट बोलने लगते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा तो माइनस एम इफेक्ट बोलने लगते हैं। ये अगला पॉइंट लिख लीजिए। मैंने लिखा है, इफ मेसोमेरिक ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन इट इज प्लस एम इफेक्ट, एंड इफ इट डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन इट इज माइनस एम इफेक्ट। यहाँ पे देखो ये हमारा NH2 ग्रुप जो है ये मेसोमेरिक ग्रुप है। ये मेसोमेरिक ग्रुप देखो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो इसको हम लोग कौन सा ग्रुप बोलेंगे, प्लस एम इफेक्ट। ये हमारे लिए प्लस एम इफेक्ट हो गया। अगले वाले केस में देखो CHO ग्रुप है, तो CHO ग्रुप क्या कर रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर निकाल रहा है रिंग से, देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है।
और अगर आप ध्यान से देखो तो इफेक्ट डोमिनेट कहाँ पे कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अगर आप इसमें जो नोटिस करने की चीज है वो ये है कि मीजोमेरिक इफेक्ट जब अप्लाई हो रहा है तो ये इफेक्टिवली कहाँ काम कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। मेटा पोजीशन पे इसका कोई खास असर नहीं आ रहा है। तो अब इस केस में देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है ये रिंग में से, तो उसको क्या बोलेंगे, माइनस एम इफेक्ट। अच्छा, कंफ्यूज नहीं करना है, माइनस आई और प्लस एम होना जरूरी नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी ग्रुप का अगर इफेक्ट प्लस एम है तो माइनस आई होगा या प्लस आई होगा, ऐसा नहीं होगा। आई इफेक्ट अलग है क्योंकि वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे लगता है, और एम इफेक्ट अलग है, वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अप्लाई होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर प्लस एम है तो प्लस आई जरूर होगा। ऐसे ग्रुप हो सकते हैं जहाँ प्लस एम इफेक्ट लग रहा होगा और माइनस आई इफेक्ट लग रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि प्लस एम और प्लस आई लग रहा हो। ऐसा भी हो सकता है माइनस एम माइनस आई लग रहा हो। तो ये डिपेंड करेगा, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट अलग चीज है क्योंकि वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे ऑपरेट होता है, और मीजोमेरिक इफेक्ट अलग है जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे ऑपरेट होता है। समझ गया ना? तो ऐसा नहीं कि आप प्लस एम और आई को एक साथ मिक्स कर लो। जैसे अगर अभी आपको एक और एग्जांपल बताऊं यहीं पे, तो सपोज करो हम यहीं पे क्लोरोबेंजीन लिखें, तो सीएल का माइनस आई इफेक्ट काम करता है और प्लस एम इफेक्ट काम करता है। तो अगर इसको सिंपल तरीके से समझना है तो प्लस एम इफेक्ट मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा डोनेट करने के लिए तो प्लस एम लगाएगा, और जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन पुल करने के लिए तो वो कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस एम। समझ में आ गई बात? तो ऐसे हम लोग थोड़ा डिसाइड कर सकते हैं। तो अब जैसे देखो क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, तो क्लोरोबेंजीन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से कार्बन के ऊपर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई हुई है, तो उसका मीजोमेरिक इफेक्ट तो प्लस एम है, लेकिन सीएल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, माइनस आई। समझ आ रही बात? नहीं तो अब यहाँ कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा कि प्लस एम डोमिनेट करेगा कि माइनस आई डोमिनेट करेगा। तो हेलोजेंस के केस में माइनस आई डोमिनेटिंग होता है, अभी धीरे धीरे करके आगे समझेंगे, बट पहले आपको इफेक्ट क्लियर हुआ। प्लस एम मतलब जो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, माइनस एम मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। तो प्लस माइनस का मतलब तो वही है, प्लस मतलब जो इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है, माइनस मतलब जो इलेक्ट्रॉन कम करता है। और आई और एम का अंतर पता है, आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अप्लाई हो रहा है, और एम मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अप्लाई हो रहा है। समझ गए अंतर दोनों में? ठीक है, तो आप जरा ऑर्डर लिख लीजिए प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट के। प्लस एम वाले इफेक्ट लिखेंगे तो इट इज CH2 माइनस NH O माइनस NR2 NH2 OH OR NHCOR FCl BRI। और हेलोजेंस के केस में याद रखना है कि माइनस आई जो है प्लस एम पे डोमिनेट करता है। दूसरा इफेक्ट लिखा माइनस आई एम इफेक्ट, तो याद ध्यान रखना है पे माइनस चार्ज नहीं है, CH2 ही लिखा है। ऊपर वाले CH2 और नीचे वाले CH2 में कंफ्यूज नहीं होना है। नीचे वाले CH2 मतलब कार्बिन जैसा केस है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन वापस लेगा पहले अपने लोन पे वैकेंट ऑर्बिटल में। याद आया? बताया था कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल होता है, उसका लोन पेयर देख के न्यूक्लियोफाइल वाला कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। तो ये CH2 न्यूट्रल वाला है, जिसके दो बॉन्ड है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा वापस। सो इट इज CH2, देन इट इज BH2, बोरॉन के पास भी वैकेंसी है, डेफिशिएंसी। देन इट इज NO2 CnCOH। यहाँ पे CH2 की जगह CH कर लो क्योंकि बॉन्ड तो दो ही होंगे ना, एक बॉन्ड तो मैंने एक्स्ट्रा बनाया हुआ है ना पहले साइड से, तो इट मस्ट बी CH। सो CH BH2 NO2 Cl CHO, देन कीटोनिक ग्रुप COR, देन COCl कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव वाला, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एल्कीन। ठीक है, तो ये आपके प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट के ऑर्डर हो गए। ठीक, तो अब सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए कि आपको पता चलना चाहिए कि जो ग्रुप लगाया हुआ है वो कौन सा इफेक्ट अप्लाई कर रहा है, प्लस एम प्लस आई माइनस आई। ठीक है, और वो रेजोनेंस इफेक्ट है, मीजोमेरिक ग्रुप है या नहीं है, या मीजोमेरिक इफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो ये बात जरा एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिए। मैंने क्वेश्चन लिखा, प्रेडिक्ट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन द फॉलोइंग इफ एनी। तो देखो सबसे पहले केस में हमने बेंजीन रिंग के साथ एक CH3 ग्रुप लगाया हुआ है, तो CH3 ग्रुप की वजह से इसमें इंडक्टिव इफेक्ट तो काम करेगा। इसका CH3 का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, अगर बेंजीन का लेंगे तो माइनस आई इफेक्ट ले सकते हैं CH3 के ऊपर। तो डिपेंड करेगा हम किसके ऊपर रिएक्शन देख रहे हैं। तो अभी CH3 का देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। इसकी वजह से CH3 की वजह से इस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस है, बट मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं है। क्यों मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डीलोकलाइजेशन बेंजीन रिंग के अंदर हो रहा है, बट वो CH3 की वजह से नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है। बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन है? समझ में आया हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों है? क्योंकि CH3 के पास अल्फा H है जो बेंजीन के साथ रेजोनेंस पे जाएगा। ठीक है, चलो इसका अगला वाला ग्रुप देखो OCH3। OCH3 का माइनस आई इफेक्ट काम करेगा, फिर इसका प्लस एम इफेक्ट काम करेगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है, और यहाँ पे कोई हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं है क्योंकि अल्फा एच वाला इफेक्ट नहीं काम करेगा कहीं पे भी। क्लियर। अगला वाला मॉलिक्यूल देखेंगे। अच्छा, रेजोनेंस तो है ही, वो अब बार बार नहीं लिख रहा हूँ, अगर प्लस एम इफेक्ट लिख दिया तो ऑटोमेटिकली रेजोनेंस है, वो अंडरस्टूड है ना, बार बार उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने बोला अगर मीजोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है तो डेफिनेटली रेजोनेंस तो है ही। और अच्छा, और यहाँ पे अगर माइनस आई प्लस एम काम कर रहा है तो यहाँ पे एक चीज और लिख लो कि यहाँ का प्लस एम जो है वो डोमिनेट करेगा, तो प्लस एम डोमिनेट्स। अब देखो जो भी रूल बताता चल रहा हूँ ना वो आगे के लिए परमानेंट हो गए ऑन माइनस आई, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है नेचर नहीं चेंज होता है। अगर हमको एक बार पता है कि वो सी एस थ्री का प्लस एम माइनस आई पे डोमिनेट करता है तो ये हमेशा करेगा। हाइड्रोजन्स का माइनस आई प्लस एम पे डोमिनेट करता है तो हमेशा करेगा, चेंज नहीं होगा कहीं भी। इसलिए अगर आप एक बार उस चीज को समझ गए तो वो फ्यूचर में हर बार यूज करना है। अच्छा, इसका अगला वाला केस देखो। अगले वाले केस में देखो तो ये देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कॉन्जुगेटेड का मतलब समझते हो ना, ऑल्टरनेट बॉन्ड, जिससे कि पाई इलेक्ट्रॉन एसटी डीलोकलाइज कर पाए, तो उसमें रेजोनेंस इन्वॉल्व है। मीजोमेरिक इफेक्ट भी काम करेगा क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन एसटी मूव करेगी तो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, तो मीजोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है। मीजोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है ना। और सी एस थ्री का हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है किसके ऊपर, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू एल्कीन के ऊपर, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी काम कर रहा है, मीजोमेरिक इफेक्ट भी काम कर रहा है, और इंडक्टिव इफेक्ट भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे तीनों इफेक्ट काम कर रहे हैं। प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है। अब ध्यान रखना है कि वो प्लस आई माइनस आई किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं ये देखना पड़ेगा। अगर हम सी एस थ्री की वजह से लिख रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, समझ रहे हैं। और अगर एल्कीन की वजह से देखेंगे तो एल्कीन का कौन सा इफेक्ट लगाते हैं, माइनस आई, तो वो ध्यान रखना है। तो इसलिए मैं केवल इंडक्टिव इफेक्ट लिखे दे रहा हूँ, बाकी जब क्वेश्चन आएगा उसके बेसिस पे देखेंगे। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, मीजोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी काम कर रहा है। समझ गया ना। जहाँ पे भी कंफ्यूजन आएगा वहाँ लिख के देख लेना है। यहाँ पे मीजोमेरिक इफेक्ट भी काम कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट भी काम कर रहा है, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके अगले वाले केस में देखो तो यहाँ NO2 का माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, और माइनस एम इफेक्ट काम कर रहा है, दोनों माइनस है, एंड नो हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका अगला वाला मॉलिक्यूल देखेंगे तो इसमें देखो O माइनस का प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, और प्लस एम इफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है। और लास्ट वाला ग्रुप देखोगे तो उसमें देखो कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप लगा रखे हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट तो काम करेगा बट हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं करेगा, तो केवल इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है। और रेजोनेंस भी काम कर रहा है क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर तो रेजोनेंस है, लेकिन मीजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। समझ गए आंसर, क्योंकि मीजोमेरिक ग्रुप ही नहीं है। मतलब जो ग्रुप लगा है CCH3 उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं अंदर डीलोकलाइज करने के लिए, सो ग्रुप इज प्रेजेंट बट मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं है। समझ गए। हमने केस लिखा आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल एंड इफ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर देन मोर स्टेबिलिटी। लेकिन इसमें ध्यान रखना है डोमिनेंस किसकी रखनी है, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। मतलब अगर कहीं पे ऐसा डीलोकलाइजेशन हो रहा है जिससे आइडेंटिकल केस बन रहे हैं तो आइडेंटिकल केस हमेशा ज्यादा स्टेबिलिटी लाएगा एज कम्पेयर टू अ केस जहां पे नंबर ज्यादा होगा। समझ गए। अच्छा, अब स्टेबिलिटी का बेसिक लॉजिक आपको क्लियर है जो मैंने समझाया था कि यहाँ पे चूंकि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे डीलोकलाइज कर जाएगी तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल के लिए वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करने लगे, तो उसे पुल करना या उसे रिएक्ट करवा पाना मुश्किल हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन जो हम लोग लिख रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट का वो दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो उसमें देखो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। लेट अस से आई टेक CH3 CH प्लस CH3, ये कार्बोकेटाइन है हमारे पास, और दूसरा केस है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। हमको इन दोनों कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। तो आप देखो तो पहले वाले केस में हमारा इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है और इसके पास 6 अल्फा एच है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी काम कर रहा है। दूसरे वाले केस में देखो मीसोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करेगी, तो आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। और मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है कि मीसोमेरिक इफेक्ट मोस्टली डोमिनेट करने वाला है, तो यहाँ पे मीसोमेरिक इफेक्ट की डोमिनेंसी काउंट करेंगे, किसको ज़्यादा स्टेबल लिखेंगे, इस वाले कार्बोकेटाइन को। समझ में आया।
पहले वाले केस में नो डाउट इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर रहा है, तो उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होगी, बट सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब ये देखो रूटीन में जो लोग रट के जाते हैं उनके लिए सवाल गलत हो जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो सेकंड वाला कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है और पहले वाला कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, बट यहाँ 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा है क्योंकि वो एलाइलिक पोजीशन है। तो यहाँ पे कभी कभी इसके लिए टेक्निकल टर्म यूज करते हैं एलाइलिक। एलाइलिक मतलब याद है ना, डबल बॉन्ड के बाद जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको एलाइलिक बोलते हैं, और डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है उसको विनाइलिक बोलते हैं। तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा आती है क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट काम करता है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया ना, CH2+ है उसमें, इसके साथ केवल हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसका मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। इसमें 2 पाई बॉन्ड्स की वजह से मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, इसमें पूरे 3 पाई बॉन्ड की वजह से मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप लिखोगे फोर्थ वाले का, तो उसका प्लस चार्ज देखो 4 जगह पे शेयरिंग में जाएगा। जिस CH2+ पे उस पर तो ऑलरेडी प्लस चार्ज है। उसके बाद अगर आप ध्यान से रेजोनेटेंस लिखोगे तो इस कार्बन पे एक बार प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। इस कार्बन पे एक बार प्लस आएगा, एक बार यहाँ प्लस आएगा और एक बार यहाँ प्लस आएगा। 3 जगह से इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएगा तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो 4 3 2 1 हमने आंसर लिख दिया। बोलो समझ में आया? इसका अगला केस चेक करेंगे। तो अगले वाले केस में देखो क्या कर रहे हैं हम लोग। जो CH2+ है वो तो कॉमन है, बेंजीन रिंग भी कॉमन है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम लगी हुई है। तो जो उसके नीचे ग्रुप लगा हुआ है उसका इफेक्ट चेक करना पड़ेगा। तो अब नीचे लगे हुए ग्रुप में देखें तो यहाँ पे देखो CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहा है, ये OCH3+M करेक्टर अप्लाई कर रहा है, मोस्ट डोमिनेटिंग देखते हैं, बाकी इफेक्ट तो -I भी लगा रहा है। और NO2 कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? -M। तो जो -M लगाएगा वो क्या करेगा? बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर निकाल लेगा। तो अब जो बेंजीन है उसके पास ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो आगे किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है? तो इस बेंजीन का इलेक्ट्रॉन पहले ही रिंग से बाहर कर लिया, तो ये CH2+ को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो CH2+ को अनस्टेबल कर रहा होगा। और ये OCH3 इस रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो रिंग के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या करेगा? CH2+ को भी थोड़ा डोनेट कर देगा, तो CH2+ की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। और CH3 भी रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, लेकिन मीजोमेरिक इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन पे डोमिनेटिंग होता है, तो OCH3 रिंग को ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा रादर देन CH3, ठीक है। तो जरा इफेक्ट चेक करो तो देखो इसका +M इफेक्ट काम कर रहे हैं, इसका -M इफेक्ट काम कर रहे हैं, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया ये नंबर 1। नेक्स्ट नंबर हुआ हाइपर कॉन्जुगेशन वाला नंबर 2। फिर नेक्स्ट नंबर पे स्टेबिलिटी हुई जिसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, नंबर 3। और सबसे कम स्टेबल कौन सा हो गया? NO2 वाला नंबर 4। समझ में आ गया? जिसने NO2 ग्रुप लगाया हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम कर रहा है। जब रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम कर रहा है तो रिंग के पास अपने पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो वो CH2+ को नहीं दे पाएगा, तो स्टेबिलिटी कम होगी। OCH3 रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, रिंग के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो ऑटोमेटिकली CH2+ को भी डोनेट करेगा, तो उससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। चाहो तो किसी के भी मीजोमेरिक फॉर्म लिख के देख लेना, मैंने आपको सब लिखना सिखाया हुआ रेजोनेंस के टाइम पे। इसका अगला केस चेक करोगे तो देखो यहाँ पे NH2 का भी +M इफेक्ट है, Cl का भी +M इफेक्ट है, CHO का -M इफेक्ट है और OH का +M इफेक्ट है। तो देखो इसका +M इफेक्ट है, इसका भी +M इफेक्ट है, लेकिन इसका -I डोमिनेट करता है। इसका -M इफेक्ट है और इसका +M इफेक्ट है। और OH और NH2 में +M इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? NH2 का, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। सो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन ऑक्सीजन, तो NH2 का +M करेक्टर ज्यादा लगेगा, तो उस वाली रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो CH2 सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो हाईएस्ट स्टेबिलिटी होगी इसकी नंबर 1। नंबर 2 पे OH वाला, नंबर 3 पे Cl वाला, क्योंकि -M अब +M और -I लग रहा है, तो -I डोमिनेटिंग है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, लेकिन -M वाले से तो ज्यादा ही रहेगी। और ये नंबर 4 हो गया। बोलो समझ में आया आपको कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी चेक करना?